हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने शुरू किया था अपनी पिछली क्लास में टॉपिक किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस। उसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है एक बार ये मैं आपको बता देता हूं। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है कि अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस, एडोलेसेंस क्या होता है, उसकी क्या क्या फीचर्स होती हैं, कैसे हम उसकी पहचान करेंगे, और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो स्टेनले हॉल ने दी है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर इस एज में बच्चों की नीड्स क्या क्या होती हैं, जब वो चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जाते हैं तो उनकी नीड्स चेंज हो जाती हैं। वो परिवार के खिलाफ क्या हो जाते हैं, वो बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं, बिल्कुल उनका परिवार को लेकर बिहेवियर बहुत एग्रेसिव रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि इस एज में उनके लिए चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस वो फेस करते हैं, उनके फेस पर पिंपल आ जाते हैं, तो ऐसे में अगर उनके ऊपर कोई भी कमेंट कर दे तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। इस टाइम बच्चों को एक मेंटल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है जो उन्हें अक्सर नहीं मिल पाता है। तो ये सारी चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इम्प्लीकेशंस फॉर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। एज अ टीचर हम क्या उनको सपोर्ट दे सकते हैं और किस चीज़ की नॉलेज हमको होनी चाहिए। एज अ टीचर हम लोग बात कर रहे हैं, और कैसे हमारी क्लासरूम डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। प्लस हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़, अपने 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे गए हैं एडोलेसेंस से रिलेटेड। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और देखिए, इस क्लास को शुरू करने से पहले अभी आप ये पिक्चर देख रहे हैं। इस पिक्चर में आपने देखा है कि एक कोई फादर कह सकते हैं या कोई एक एल्डर पर्सन है, वो हक कर रहा है एक बच्चे को। तो जैसा कि एक हेल्दी बॉडी के लिए हम कहते हैं ना, बच्चों को विटामिन्स लेने चाहिए, बच्चों को एक अच्छा फूड लेना चाहिए, इसी तरह बच्चों जो हमारी मेंटल हेल्थ है उसके लिए सबसे अच्छा आपके लिए सपोर्ट होता है ये पीयर ग्रुप सपोर्ट, अपने फादर और मदर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप। तो एडोलेसेंस में ये बहुत ज़रूरत होती है, किशोरावस्था में। ये मैं यहाँ पर एक चीज़ कोट कर रहा हूँ, यूथ इज़ द बेस्ट एसेट ऑफ आवर नेशन। यूथ जो है हमारे राष्ट्र की सर्वोत्तम संपदा है, एंड बाय मेकिंग यूज ऑफ दैट वंडरफुल पावर इंडिया कैन रीच टू सुपर पावर पोजिशन। इंडिया सुपर पावर पे पहुंच सकता है अगर हम ये जो एडोलेसेंस की एज का ग्रुप जो बच्चा है ना, इसका अगर हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएं, इसको सही तरह से गाइड कर पाएं। इसीलिए ये टॉपिक आपके सिलेबस में जोड़ा गया है। गाइज एक चीज और, ये एडोलेसेंस टॉपिक के ऊपर ना हमारा ये सेकंड पार्ट है। जो आपका फर्स्ट पार्ट है हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था और आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया है उसको, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो उसका जो लिंक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है और डायरेक्ट सेकंड पार्ट देख रहे हैं, आप सेकंड पार्ट ना देखें, आप पहले फर्स्ट पार्ट देखें। उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है पार्ट 1 के नाम से। ठीक है, तो आप उसे देखें और उसके बाद आप सेकंड पार्ट देखें। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे, फिर हम अपने लेंगे अपने एमसीक्यूज। ठीक है जी, चलिए पहला पॉइंट है आपका, एडोलेसेंस इज द ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। चाइल्डहुड आपको पता है लगभग 12 साल की आयु पे खत्म हो जाता है, और एडल्टहुड आपका लगभग 20 साल से शुरू हो जाता है। तो इसके जो बीच का गैप है, ये जो ब्रिज है ना, इसको कौन फिल करता है? आपका एडोलेसेंस फिल करता है। तो एक टीचर को पता होना चाहिए, जनरली जो 6th ऑनवर्ड्स बच्चे होते हैं वो सारे बच्चे इस एडोलेसेंस के ग्रुप में आ जाते हैं। तो ऐसे में टीचर को पता होना चाहिए कि वो किस एज ग्रुप के साथ डील कर रहे हैं। सेकंड थिंग, सो इट इज इसेंशियल टू हैव द नॉलेज ऑफ द एडोलेसेंट एंड एडोलेसेंट साइकोलॉजी। आपको एडोलेसेंट साइकोलॉजी की अपनी नॉलेज होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इस एज में बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है, बच्चे किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं। एक टीचर को इस मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है आपका, एडोलेसेंट मस्ट बी गिवन बैलेंस डाइट। देखो, इस एज ग्रुप के बच्चे को बैलेंस डाइट मिलना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम बात करें तो जो आपका WHO है या अपना फूड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा है, जो न्यूट्रिशन की बात करते हैं, कि बच्चों को, जो एडोलेसेंट बच्चों के ग्रुप है उसमें गर्ल्स के लिए लगभग 2800 कैलोरी और बॉयज़ के लिए 3200 कैलोरी पर डे उनको मिलना चाहिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जल्दी से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दे मस्ट बी गिवन नॉलेज ऑफ हेल्थ, क्लीनलीनेस एंड वेरियस डिसीज एंड देयर प्रिकॉशंस। देखिए, इस टाइम पर चाहे गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, उनको स्वास्थ्य के बारे में, साफ सफाई, कैसे उनको अपने बॉडी के हेल्थ एंड हाइजीन को मेंटेन करना है। गर्ल्स समझ गई होंगी कि कैसे वो अपने आसपास सफाई रखें, अपने शरीर को साफ रखें, जो इस एज में होने वाली बीमारियां हैं ताकि उनको ना हो।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ट्राई टू मेंटेन देयर सेल्फ रेस्पेक्ट एंड स्टेटस अमंग देयर पीयर्स। देखिए इस चीज की मैं बराबर बात कर रहा था कि जो बच्चा है उसके जो साथी हैं उसके बीच में उसका स्वाभिमान और उसकी स्थिति को बनाए रखने की कोशिश करें। टू मेंटेन देयर सेल्फ रेस्पेक्ट, कोई भी इस तरह के उसको हर्ट ना करें, क्योंकि बहुत सेंटिमेंटल होते हैं आज के बच्चे। तो आजकल सुसाइड करना बच्चों में बहुत एक आम बात हो गई है, एक टेंडेंसी हो गई है, जरा सी बात पर कर लेते हैं सुसाइड। तो इस तरह से बच्चों के स्वाभिमान को बनाए रखें, उनको कभी भी हर्ट ना करें। कोई बात उनको समझानी है तो बहुत प्यार से उनके साथ डील करें। नेक्स्ट है, देयर ओपिनियन शुड बी वैल्यूड, उनकी राय को महत्व देना चाहिए। देखिए बहुत सारे क्लासरूम्स में ऐसे डिसीजंस होते हैं जिसमें हम बच्चों की राय लेते हैं, तो कई बार कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत ही सिली, मतलब कह लीजिए कि उनकी राय जो होती है वो बहुत ज़्यादा सही नहीं होती, बस उनको बोलना होता है। तो हमें उनकी राय को भी महत्व देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी क्रिसमस आ रहा है, ठीक है, तो आप बच्चों से बात करें कि हम क्रिसमस में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हम लोग कर सकते हैं, तो बच्चे अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं। तो बच्चों का जिस तरह का परिवेश होता है, एनवायरनमेंट होता है, वो उसके अकॉर्डिंगली अपने जो ओपिनियंस होते हैं वो रखते हैं। तो उनकी राय को महत्व देना चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा है वो कहता है कि चलो जी हम तो चलते हैं, किसी पिकनिक पे चलते हैं। हो सकता है उसका जो पेरेंट्स होंगे वो बहुत रिच होंगे, तो वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी ओपिनियन देता है। तो हमें उसकी राय को भी महत्व देना चाहिए और उसे यहाँ पर बताना चाहिए कि बेटा आप जा सकते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो आप दे सकते हो, हर बच्चा नहीं दे सकता। ठीक है, तो हमें हर किसी की ओपिनियन को मैटर करना है। नेक्स्ट है, दे शुड बी गिवन ड्यू रिकॉग्निशन बाय द टीचर्स एज वेल एज पेरेंट्स, उन्हें शिक्षकों के साथ माता पिता द्वारा भी उचित मान्यता दी जानी चाहिए। हालांकि ये पॉइंट मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर पेरेंट्स बच्चों को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, उनको वैल्यू नहीं करते हैं, तो बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है। तो ऐसे बच्चों के साथ साथ आपको उनके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, ये आपकी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि पता है होता क्या है, इस एज में जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि मेरी जो बड़ी बहन है उसको पापा ज़्यादा प्यार करते हैं, पेरेंट्स ज़्यादा प्यार करते हैं, या गर्ल्स के अंदर डिस्क्रिमिनेशन की भावना आ जाती है कि भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते। तो ऐसे में आपको बच्चों को या बच्चों के माता पिता से भी बात करनी है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चा हमेशा क्लास में सोचता रहता है, एक्टिव नहीं है, उसकी जो ग्रोथ होनी चाहिए वो उसके एज के अकॉर्डिंगली नहीं है, एज अप्रोप्रिएट नहीं है। तो आपको ये सारी चीज़ें बच्चों से बात करनी है, उनके पेरेंट्स से भी बात करनी है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, स्कूल शुड ऑर्गेनाइज वेरियस एक्टिविटीज एंड गेम्स फॉर एडोलसेंट। देखो आपको पता है इस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, दिन में सोचते रहते हैं, या उनकी जो सोशल एक्टिविटीज़ कह लीजिए वो बहुत रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। और आपको पता है इस एज में बच्चों का जो टेंशन का लेवल होता है बहुत हाई होता है, क्योंकि अगर हम बात करें ये आपके 9th और 10th क्लास के बच्चे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। तो ऐसे टाइम पर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, गेम्स होते हैं, बच्चों में एक नई उमंग लेके आते हैं, उनका एक अलग तरह से सोशलाइजेशन होता है, बच्चे डे ड्रीमिंग से बाहर निकलते हैं। कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो शैतान का घर नहीं बनाना है, बच्चों को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है, गेम्स में इन्वॉल्व करना है, योगा क्लासेस में इन्वॉल्व करना है, डांस क्लासेस में इन्वॉल्व करना है। बच्चों को कुल मिला के हमें बिजी रखना है। तो उनके लिए बहुत सारी क्लासेस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करके रखिए, बच्चों को बहुत मज़ा आता है, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्रोविज़न फॉर मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा का प्रावधान। बच्चों देखिए ये चीज़ तो स्कूलों से ख़त्म ही होती जा रही है। अगर हम पहले के स्कूल सिस्टम की बात करें तो उसमें एक बुक होती थी मोरल एजुकेशन की, जिसमें बहुत सारी स्टोरीज होती थी और उसमें लास्ट में उसका मोरल लिखा रहता था। तो देखिए एज अ टीचर आपका ये रोल बनता है कि जो आपकी मॉर्निंग असेंबली होती है, मॉर्निंग असेंबली में बच्चों को डेली एक मोरल एजुकेशन पर एक स्टोरी सुनाएं और बच्चों से फिर पूछें कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। देखो मेरी जब पहली पोस्टिंग चेन्नई में आई थी ना, तो वहाँ पर जो वहाँ के डीसी थे तो उन्होंने ये कहा था कि स्कूल में प्राइमरी क्लास का एक टीचर डेली मॉर्निंग असेंबली में स्टोरी ज़रूर बोलेगा और उसका जो मोरल है वो बच्चों से पूछेगा। तो डेली चार्ट बना हुआ था, उसमें सारे टीचर 1 2 3 इस तरह से वो एक मोरल एजुकेशन की स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी बच्चों को सुनाते थे। बच्चे बहुत मोटिवेट होते हैं और बहुत ध्यान से सुनते हैं टीचर की बात को। ठीक है जी, नेक्स्ट, प्रोविज़न फॉर वोकेशनल एजुकेशन कैरियर काउंसलिंग सेशंस।
भाई पता है आपको कि बच्चों को 9th और 10th में ही बच्चे आजकल क्या है, उनके पेरेंट्स उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि भाई क्या करेगा तू, और कई बार तो ऐसे ताना भी मारते हैं कि भाई तू क्या करेगा, तुझे तो कुछ नहीं आता। तो ऐसे में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने करियर के बारे में सोचने लगते हैं। तो एज अ टीचर और स्कूलों में भी एक कैरियर काउंसलिंग के सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाएं। स्कूल का ये काम है। आजकल जैसे कि टाइम चेंज हो रहा है, हमारा सिनेरियो चेंज हो रहा है, हम कंप्यूटराइजेशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो एक बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, भाई इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसे हमें बताना है कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, तो तुम इस चीज़ में जा सकते हो। मान लीजिए कोई बच्चा बोलने में बहुत अच्छा है तो मास कम्युनिकेशन में चले जाइए, न्यूज़ जो रीडर होते हैं वहाँ चले जाइए। कोई बच्चा गेम्स में बहुत अच्छा है तो गेम्स में, जैसे कि आपको पता है दिल्ली में डिप्सार है, तो वो बच्चे को एक एनालाइज करते हैं कि बच्चा किस गेम्स में अच्छा निकल सकता है। ये तो उसके लिए कैरियर काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए। ये स्कूल का काम है। और आप स्कूल में स्पेशल फैकल्टी भी बुला सकते हैं जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, इन काउंसलिंग सेशंस के स्पेशलिस्ट होते हैं। आप उन्हें स्कूल में बुलाइए और बच्चों की काउंसलिंग कराइए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द स्कूल मस्ट ऑर्गेनाइज पिकनिक टूर्स एंड एक्सकर्जन फॉर द एडोलसेंट। देखिए बच्चों के लिए पिकनिक टूर्स, एक्सकर्जन्स ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए। देखिए ये जो टूर और सैर होते हैं ना, बच्चे का जो थिंकिंग लेवल होता है उसको डायरेक्ट करते हैं। बच्चे जब अपनी जो एक दुनिया बन जाती है उनकी इस एज में ना, वो इसी में फंस के रह जाते हैं। तो जो टूर्स होते हैं, एक्सकर्जन्स होते हैं, जब वो अपने दोस्तों के साथ जाते हैं तो उनकी थिंकिंग को थोड़ा सा एक्सपेंशन मिलता है। बच्चे दूसरे बच्चों के लाइफस्टाइल को देखते हैं। बच्चे जैसे कुछ बच्चों को रीडिंग की हैबिट्स होती है, ठीक है, तो देखा है मैंने कि मुझे पता है जैसे कि केवीएस में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम बच्चों को बाहर लेके जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हमने ऐसे देखे जिन्हें नॉवेल्स पढ़ने का अभी से शौक है, तो वो रात में क्या है लगभग 3 से 4 पन्ने डेली पढ़ के वो तब सोते थे। तो दूसरे बच्चे पूछते हैं भाई तुम क्या पढ़ रहे हो, तो इससे दूसरे बच्चे भी मोटिवेट होते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इट विल हेल्प देम टू मूव टुवर्ड्स सोशल डेवलपमेंट। इससे बच्चों का सोशल डेवलपमेंट भी होता है, सामाजिक विकास होता है, एक दूसरे से चीज़ें शेयर करना, एक दूसरे की केयर करना, स्पेशली गर्ल्स की मैं बात करूं तो इससे बच्चों के सोशल डेवलपमेंट को क्या मिलता है, हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है आपका, एडोलसेंट्स मस्ट बी गिवन सम वर्क ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। यस, जो भी हमारे एडोलसेंट हैं, हमारे किशोर हैं, उनको जिम्मेदारी का कुछ ना कुछ काम आपको देना चाहिए। देखिए होता तो ये है कि जो क्लास में जितने भी बच्चों की आपकी क्लास है, हर बच्चे को आप कोई ना कोई काम जरूर दें और उसको हमेशा प्राउड फील कराएं कि इसके लिए तुम बने हो, इस काम के लिए, तभी ये काम आपको दिया जा रहा है क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ है। इससे बच्चा क्या है, प्राउड फील करता है। जैसे मैं बात करूं, एनर्जी मॉनिटर बनाते हैं। एनर्जी मॉनिटर का काम क्या होता है, जब भी क्लासेस बाहर जा रही हैं, गेम्स में जा रही हैं, कंप्यूटर में जा रही हैं, उसका काम होता है लाइट को स्विच ऑफ करना। इसके लिए हम उसको बैच देते हैं। उसके ना जैसे मॉनिटर बैच होता है तो एनर्जी मॉनिटर भी होता है, तो ये उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम हो गया। सेकंड, मान लीजिए हम बहुत सारे बैचेस बना सकते हैं इस तरीके के, जैसे सीसीए कोऑर्डिनेटर। मैं अपनी क्लास की बात कर रहा हूँ, ये मैंने बना रखे हैं सीसीए कोऑर्डिनेटर, एक गर्ल्स में एक बॉयज़ में। तो बच्चे बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और हर बच्चे को ना कुछ काम मिला होता है। जैसे कि तीसरा, मैंने एक न्यूज़ रीडर बना रखा है। जब भी हम फ्री टाइम में होते हैं, जब भी हमारा कोई लैंग्वेज की एक्टिविटीज़ होती है, तो उसमें हमने 2 बच्चे छांट रखे हैं, वो न्यूज़ रीडिंग का काम करते हैं। बच्चों को बुला के न्यूज़ रीड कराते हैं। क्लासेज में ना न्यूज़पेपर आता है हमारे, ये जो आपका दैनिक जागरण है, ये वाला न्यूज़पेपर नहीं, बच्चों के लिए अलग तरह का न्यूज़पेपर आता है, उसमें बच्चों से रिलेटेड खबरें होती हैं। तो इस तरह के जो काम होते हैं बच्चों को बहुत मोटिवेट करते हैं और उनको ना कुछ इस तरह का जिम्मेदारी का काम हम देते हैं ना, तो बच्चे अपने घर पे जाकर जरूर बताते हैं, मम्मी मुझे तो एनर्जी मॉनिटर बना है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को बहुत मोटिवेट करती हैं। ठीक है जी, चलिए अब मैंने ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, कुछ चीज़ें हम क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को अब हम लेते हैं। अब बारी है आपके एमसीक्यूज की, यानी कि आपने कितना सीखा। ठीक है जी, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ एन एडोलसेंट गर्ल इज अबाउट। जो एक किशोर लड़की की दैनिक आवश्यकता लगभग कितने कैलोरी की होती है, ये आपको बताना है। देखो जो आपका WHO है या न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट है, उसमें हम एक्टिव की बात करेंगे। एक एक्टिव गर्ल की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो वो है आपकी 2800 कैलोरी एक गर्ल के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी, बॉयज़ की भी मैंने बताई थी कि बॉयज़ की कितनी होनी चाहिए, वो आगे पूछूंगा आपसे। सेकंड क्वेश्चन है आपका,
विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज फ्रीक्वेंटली शोन बाय एन एडोलसेंट बॉय और गर्ल। एक किशोर लड़का है या लड़की है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत अक्सर दिखाया जाता है, यानी कि ये चेंजेस आप में या बच्चे में विजिबल होंगे जो भी एडोलसेंट ग्रुप का है। क्या हो सकते हैं वो? इमोशनल मैच्योरिटी, भावनात्मक परिपक्वता, यानी कि इस एज के ग्रुप के बच्चे में भावनात्मक परिपक्वता आ जाती है, इमोशनल मैच्योर हो जाता है वो। नेक्स्ट है मूड स्विंग करना, जो मिजाज होता है बच्चे का, मूड है बार बार चेंज होता रहता है, पल में खुश, पल में एकदम से गुस्सा आ जाना। हाँ, तो इस तरह का मूड स्विंग बच्चे का करता है एडोलसेंट एज के ग्रुप का। या फिर बोथ 1 और 2, एक और दो दोनों, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इमोशनल मैच्योरिटी आपकी हर बच्चे में नहीं आती, बल्कि जो बच्चे एडल्ट हो जाते हैं उनमें भी नहीं आ पाती। हमने पूछा है जो अक्सर होगा, यानी कि अधिकतर होगा, तो वो होता है बच्चों का मूड स्विंग। इस एज के बच्चों का मूड स्विंग बहुत जल्दी से हो जाता है, बहुत जल्दी वो एग्रेसिव हो जाते हैं, तो मूड स्विंग बहुत तेजी से होता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, मेन सोशल टास्क ऑफ एडोलसेंस पीरियड इन्वॉल्व इन सर्चिंग फॉर। जो किशोरावस्था होती है, इस अवधि का सामाजिक कार्य, जो मुख्य सामाजिक कार्य है, उसमें किसकी खोज में वह शामिल है, या किसकी खोज जो है इस टाइम पर वो करता है। तो यूनिक आइडेंटिटी की वो करता है, किसी अपॉर्चुनिटी की करता है, रेप्यूटेड जॉब, या फिर गेटिंग गुड मार्क्स। तो सोशल टास्क की बच्चों हमने बात की है, सोशल टास्क ऑफ एडोलसेंस पीरियड। तो देखिए, एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं, इसका करेक्ट आंसर बताता हूं आपको, वह है आपका यूनिक आइडेंटिटी। इस टाइम पर बच्चा चाहता है उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी हो। देखो, इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बताता हूं। इस टाइम पे बच्चे जो होते हैं सोशल मीडिया से एक्सपोज हो जाते हैं और वो अपने अकाउंट्स भी क्रिएट कर लेते हैं, या तो आप मान लीजिए जीमेल का अकाउंट हो गया, या फेसबुक के अकाउंट्स हो गए, या फिर अदर अकाउंट्स हो गए। और इसमें देखना, इन बच्चों की जो ईमेल आईडीज होती हैं वो बड़ी यूनिक सी बनाते हैं, जैसे रॉकिंग वरुण, ठीक है, इस तरह की एक विशिष्ट पहचान वो बनाना चाहते हैं। अपने नाम के आगे स्पेशल वर्ड्स जोड़ना, या फिर कुछ अपना स्पेशल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और अपने नेम को एक वो वेटेज देना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो दूसरे से सेपरेट भी हो। तो एक यूनिक आइडेंटिटी इस टाइम पर वो अपनी क्रिएट करना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटी, रेप्यूटेड जॉब और गेटिंग गुड मार्क्स, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये तो वो एडल्टहुड में भी ट्राई करते हैं, जो रेप्यूटेड जॉब वगैरह का है। गेटिंग गुड मार्क्स, इट इज ऑलवेज अ नीड ऑफ ए स्टूडेंट, कि वो उसे अच्छे अंक लाने ही चाहिए और उसे हमेशा इसके लिए कोशिश करनी चाहिए भी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या पूछ रहे हैं आपसे, ऑफ ऑल द डेवलपमेंट दैट मेक्स प्लेस ड्यूरिंग द सेकेंड डिकेड ऑफ लाइफ, द ओनली वन दैट इज ट्रूली इनएविटेबल इज। हिंदी में पढ़ लीजिए, यहां पर एक वर्ड है इनएविटेबल, इसको समझाऊंगा मैं आपको। जीवन के दूसरे दशक के दौरान होने वाले सभी विकासों में से केवल एक ही वास्तव में अपरिहार्य है। अब आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हिंदी में, आपको हो सकता है दोनों में ना समझ में आया हो। दूसरे दशक की बात कर रहे हैं, दूसरे दशक में यानी कि वो 11 से लगभग 20 साल, ठीक है, दूसरा दशक यही हो गया। इसमें जो विकास के कार्य होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बताना है वो कौन सा कार्य है या कौन सा विकास है जो अपरिहार्य है, इनएविटेबल है। इसका मतलब होता है दैट यू कांट स्टॉप, वो होकर ही रहेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। वो कौन सा है? देखिए, फिजिकल मैच्योरेशन, शारीरिक परिपक्वता, या फिर एन आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी बच्चे का आइडेंटिटी क्राइसिस होगा ही होगा, या फिर रेबिलिएशन अगेंस्ट वंस पेरेंट्स, जो एक बच्चा है उसका अपने माता पिता के खिलाफ रेबिलिएशन, यानी आप कह लीजिए कि उसकी जो लड़ने की प्रवृत्ति होती है, माँ बाप के विरोध में जाना, या ये प्रवृत्ति उसमें हो सकती है। या फिर द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ रोमांटिक लव, यानी कि रोमांटिक प्रेम होगा ही होगा इस एज में। तो कौन सा ऐसा है जो होकर रहेगा, यानी आप उसे रोक ही नहीं सकते। भाई देखो, हो सकता है किसी बच्चे की कोई भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ना बन पाया हो, ठीक है, तो उसका तो नहीं होगा। बच्चों को बहुत अच्छी मोरल एजुकेशन मिली है, तो हो सकता है बच्चे जो हैं अपने माँ बाप के खिलाफ ना भी जाएं। या फिर एक पहचान संकट, यानी कि वो अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी ना क्रिएट कर पाए, यानी कि जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। तो देखिए, ऐसा हो सकता है कि बच्चा अपने आइडेंटिटी ना क्रिएट कर पाए, वो बहुत ही सिंपल रहे, अपने आप को अपने माँ बाप से अटैच ही रहे। तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी। लेकिन शारीरिक परिपक्वता की अगर हम बात करते हैं, फिजिकल मैच्योरेशन की, तो वो देखिए वो तो होकर ही रहेगा।
आप उसको रोक नहीं सकते। बच्चे की मूंछ आनी है वो तो आएंगी ही आएंगी, बच्चे की दाढ़ी आनी है वो तो आएंगी ही आएंगी, गर्ल्स में जो भी फिजिकल चेंजेस होने वो होंगे ही होंगे, तो आप उसे रोक नहीं सकते, आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। समझ गए आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन। गाइज अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करो और कमेंट ज़रूर करके बताया करो, हमें बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना। नेक्स्ट है इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग एडोलसेंस। किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक विशेषताएं कौन सी हैं ये आपको बताना है। डे ड्रीमिंग करते हैं इस एज के बच्चे? बिल्कुल करते हैं। हीरो वर्शिप, हमेशा अपने हीरो का चुनाव कर लेते हैं इस समय बच्चे, चाहे वो बॉलीवुड है हॉलीवुड है, फिर उनके लाइफस्टाइल को भी फॉलो करते हैं, तो ये भी बच्चे करते हैं। सी अट्रैक्शन फॉर अपोजिट सेक्स, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बच्चों में होता ही है, क्योंकि बच्चों की जो हार्मोनल लेवल चेंज होता है तो उसमें अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण होता है। बिल्कुल सही बात है। ऑल ऑफ द अबव, तो ये बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी, ये तीनों ही किशोरावस्था के भावनात्मक विशेषताएं हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, कई सारी चीजें जानेंगे इस क्वेश्चन में। द टर्म प्यूबर्टी रेफर्स टू द पीरियड ड्यूरिंग विच, यौवन शब्द उस अवधि को संदर्भित करता है जिसके दौरान क्या होता है। एन इंडिविजुअल इज बिटवीन द एजेस ऑफ 12 एंड 15, एक व्यक्ति की उम्र 12 से 15 के बीच होती है, यानी कि हम प्यूबर्टी कहेंगे अगर वो 12 से 15 के बीच में आ गया है तो क्या वह यौवन को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, एन इंडिविजुअल्स एंडोक्राइन सिस्टम क्रिएट्स न्यू हार्मोन्स, अगर इस एज का वो जो बच्चा है प्यूबर्टी किसको कहेंगे, जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो न्यू हार्मोन्स क्रिएट करता है। या फिर सी, एन इंडिविजुअल बिकम कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक व्यक्ति यौन प्रजनन करने में सक्षम हो जाता है, उसे हम प्यूबर्टी कहेंगे। या फिर ऑप्शन डी, एन इंडिविजुअल स्टॉप ग्रोइंग, एक व्यक्ति का विकास रुक जाता है, यानी कि जब किसी का विकास रुक जाता है या ग्रोथ रुक जाती है तो उसे हम प्यूबर्टी कहेंगे। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, प्यूबर्टी उसी को कहते हैं जब आप कैपेबल हो जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, आपके बॉडी पार्ट्स उस कैपेबल हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं प्यूबर्टी। कोई भी गर्ल है या बॉय है उसने प्यूबर्टी को अटेन कर लिया है, इसका मतलब है कि वह यौन प्रजनन करने में अब सक्षम हो गए हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये तो आप सभी को पता होगा, अकॉर्डिंग टू स्टेनले हॉल, इनका नाम आते ही आपके दिमाग में वो डेफिनेशन आ जानी चाहिए। मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा इस क्वेश्चन में। इसका करेक्ट आंसर होगा, कौन सा होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी होगा। इन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी है? एडोलसेंस इज अ स्टेज ऑफ ग्रेट स्टॉर्म्स एंड स्ट्रेस। इन्होंने ही कहा था किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफानों और विरोध की अवस्था है। यही वह स्टेज है जिसमें बच्चा बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है। बिल्कुल तूफानों की अवस्था होती है, आप उसे जिस दिशा में डायरेक्ट कर देंगे वो उस दिशा में चला जाएगा। ठीक है जी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही होगा। इस डेफिनेशन को आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 8, अभी मैंने आपको बताया था जब मैंने वीडियो को शुरू किया था, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ एन एडोलसेंट बॉय की रिक्वायरमेंट पूछिए कितनी होती है। ऑप्शन सी 3200 कैलोरी, एक एक्टिव बॉय की जो रिक्वायरमेंट है, जो इस एज ग्रुप में आता है, उसकी 3200 कैलोरी इसको मिलनी चाहिए, क्योंकि इस एज में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैक्सिमम होता है, बहुत होता है मैक्सिमम, और बिल्कुल एक क्रिटिकल एज है। इसमें बच्चों का न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, और बॉय की जो एक रिक्वायरमेंट है वो है आपकी 3200 कैलोरी। आपको ये अलग अलग जगह पे कुछ अलग अलग नंबर्स मिल जाएंगी, लेकिन जो बिल्कुल सही है वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द एडोलसेंट ग्रोथ स्पर्ट, जो किशोर वृद्धि में तेजी। देखिए स्पर्ट का मतलब जान लीजिए, इसका मतलब होता है दैट समथिंग कम आउट वेरी फोर्सफुली। ठीक है, बहुत एकदम तेजी से उछाल आ जाना। ठीक है, आप ये मान के चल लीजिए। तो इसके लिए कौन सा सही होगा? तो हमें चारों स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे। जनरली बिगिंस 2 years अर्लियर फॉर गर्ल्स देन फॉर बॉयज, आमतौर पर जो लड़कियों में जो ग्रोथ होती है या एडोलसेंस के जो चेंजेस होते हैं वो बॉयज की तुलना में 2 साल पहले शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल बात है कि जो गर्ल्स होती हैं वो प्यूबर्टी को पहले अटेन कर लेती हैं बॉयज के कंपैरिजन में। ऑप्शन बी, ए को सही मान रहे हैं अभी, लेकिन हमें बेस्ट आंसर चाहिए तो हमें सारे स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे। बी, जनरली बिगिंस 2 years अर्लियर फॉर बॉयज देन फॉर गर्ल्स, आमतौर पर लड़कियों की तुलना में लड़कों के लिए 2 साल पहले शुरू हो जाता है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। लड़कियों में पहले जो है प्यूबर्टी पहले ट्रेंड करती हैं, बॉयज बाद में करते हैं। सी,
is slower in the early adolescent years then speeds up around age 15 for boys and girls। जो किशोरावस्था होती है वो शुरुआत में धीमी होती है, फिर वो 15 साल की उम्र में जब वो पहुंचते हैं, लड़के हैं या लड़की हैं, तब उनकी स्पीड बढ़ जाती है। नहीं, मैंने आपको देखो जो बताया था ये 3 स्टेजेस में बांट के मैंने बताया था। आप इसके लिए जो पार्ट 1 है वो देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उसे वहां से देख लेना। मैंने एडोलसेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, अर्ली एडोलसेंस, मिड एडोलसेंस और आपकी लेटर एडोलसेंस। तो जो सबसे ज्यादा चेंजेस दिखेंगे आपको अर्ली एडोलसेंस में देखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी तो बिल्कुल गलत ही है। डी की बात करें, प्रोसीड्स अलोंग अ स्मूथ एंड रैपिड कोर्स ओवर द टीन ईयर्स, किशोर वर्षों में एक सुचारू और तीव्र गति से आगे बढ़ता है। नहीं, अगर हम बात कर लें अर्ली एडोलसेंस की और मिड एडोलसेंस की, तो उसमें जो आपकी गति होती है वो बहुत तेज होती है और बाद में वो थोड़ी सी धीमी हो जाती है। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा बच्चों, आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। जनरली बिगिंस 2 years अर्लियर फॉर गर्ल्स देन फॉर बॉयज। समझ गए आप? चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। उसके बाद आप अपना कमेंट, प्यारा सा कमेंट हमें जरूर दीजिएगा और लाइक तो जरूर ही कर देना। देखिए, According to research findings as far as height is concerned from 12 to 15 years, which of the following is true? जो 12 से 15 साल का एक एज ग्रुप है और अगर हम उनकी हाइट की बात करते हैं तो रिसर्च क्या कहती है, उसमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। 4 स्टेटमेंट में से कौन सा सही होगा। अधिकतर एडोलसेंस में आपको यही क्वेश्चंस मिलेंगे और बाकी आपका क्लास 8 में एक आपका रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, तो उसमें एडोलसेंस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है, वो सारे क्वेश्चन भी मैं आगे लूंगा। तो बॉयज ग्रो फास्टर देन गर्ल्स, जो बॉयज होते हैं वो गर्ल्स से ज़्यादा तेजी से ग्रो करते हैं। 12 to 15 ईयर्स की बात कर रहे हैं हम। बी, बोथ ग्रो एट द सेम पेस, बच्चे जो गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं वो सेम पेस से ग्रो करते हैं। फिर सी, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स डोंट ग्रो इन हाइट, जो 12 to 15 ईयर्स का जो एज ग्रुप है इसमें चाहे बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं वो ग्रो ही नहीं करते हैं। या फिर डी, गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़, जो गर्ल्स होती हैं वो बॉयज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती हैं। तो बिल्कुल सही है, आपने देखा होगा कि गर्ल्स की जो हाइट होती है ना इस एज ग्रुप में, तो गर्ल्स की हाइट तेज़ी से बढ़ती है, बॉयज़ की उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती। लेटर एडोलसेंस में गर्ल्स की हाइट बहुत कम बढ़ती है, उनकी बढ़ती है आपकी अर्ली और मिड में। 12 to 15 का जो टाइम होता है वो यही वाला टाइम है। तो बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज। इस एज ग्रुप में गर्ल्स ज़्यादा तेजी से ग्रो करती हैं। हाइट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो गर्ल्स की जो हाइट होती है वो स्टार्टिंग में तेजी से बढ़ती है बॉयज़ के कंपैरिजन में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ गए आप? तो गाइज ये थे आज के टोटल 10 क्वेश्चन, प्लस हमने कुछ कंटेंट भी डिस्कस किया है। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।